नेपाल में जेन ज़ी ने सरकार हिला दी है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और टैरिफ मामले में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का साथ दिया है। इन सब हेडलाइंस के बीच अनकही में मैं आपको बताती हूँ हर खबर विस्तार से, उसके हर पहलू को समेटकर, हर नजरिए से उसको देखकर, हर कसौटी पर उसको परखकर। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। तो सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें। भारी विरोध के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन को वापस लिया। नेपाल में हुई हिंसा में 20 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। विरोध के बीच नेपाल के पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ओली के साथ कई मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहुंचे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही पीड़ित लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं। वो 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर हैं। और अनकही खबरों में आज बात नेपाल की क्रांति, हूती के हमले, कैंसर के बढ़ते खतरे और अपार आईडी की। नेपाल ने जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए तो सड़क से संसद तक विद्रोह की ऐसी आग भड़की जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि नेपाल में ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का गुस्सा है या फिर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जेन ज़ी की सबसे बड़ी क्रांति। सोचिए, आप मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, और अचानक सब ठप पड़ जाए। कारण समुद्र के नीचे दबी वो पतली सी फाइबर ऑप्टिक लाइनों का टूट जाना, जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका है। 2 दिन पहले ऐसा ही हुआ और जगह थी लाल सागर। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये महज एक हादसा था या हूती विद्रोहियों की एक पुरानी धमकी अब हकीकत बन चुकी है। कैंसर पर एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 100 में से हर 11वें भारतीय को कैंसर का खतरा है। और ये खतरा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं, गांव तक भी पहुंच चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट भारत में कैंसर का खतरा देश के बाकी हिस्सों से लगभग 2 गुना है। आधार कार्ड के बाद अब आया है शिक्षा का आधार, अपार आईडी। 2026 से बिना अपार आईडी कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन आखिर ये आईडी है क्या, कैसे बनेगी और इसके फायदे नुकसान क्या हैं? पूरी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनकही खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया की क्या ताकत है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के एक फैसले ने नेपाल में दुनिया का पहला जेन ज़ी आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन से अराजकता की ये तस्वीरें देखिए। जब प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद भवन में घुसने लगे, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास पर आगजनी की। कई मंत्रियों के घरों में प्रदर्शन करने वाले लोग घुसे और तोड़फोड़ की। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में जेन ज़ी की क्रांति विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ, ये आपको बताएं उससे पहले नेपाल में अभी क्या हो रहा है ये अपडेट देख लेते हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। नेपाल में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू, पोखरा, रूपंदेही जिले और सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। यूएन मानवाधिकार ऑफिस ने भी इस हिंसा पर दुख जाहिर किया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेपाल के अखबारों में केपी शर्मा ओली को हत्यारा कहा जा रहा है। दरअसल नेपाल की ओली सरकार ने 6 देशों के कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था। इनमें अमेरिका के सबसे ज्यादा 17 ऐप्स, चीन के 3 ऐप्स, रूस वियतनाम के 2 और जापान और जर्मनी के 1 ऐप ब्लॉक किए गए थे।
इस फैसले के पीछे सरकार ने ये वजह बताई थी कि ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और इसलिए उन्हें बैन किया गया है। ओली सरकार ने कहा कि वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन देश पहले है और सरकार उससे कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन जेन ज़ी नेपाल सरकार के इस फैसले को बेवजह का बता रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल की युवा जनता के लिए यह बैन एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इससे ओली सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाजों को आसानी से दबा सके। वहीं प्रदर्शनकारी ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विदेशों में आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए ओली सरकार ने डरकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन ही कर दिया। नेपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे, ये आप कुछ आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। इस पीढ़ी का औसत स्क्रीन टाइम 4 से 8 घंटे है, यानी कि नेपाल में जेन ज़ी दिन का 25% हिस्सा सोशल मीडिया पर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो नेपाल में हर पल करीब 20 से 25 लाख युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज रहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स युवाओं की कमाई का नया जरिया भी बन गए हैं। नेपाल के हजारों युवा सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स बनकर इसे फुल टाइम करियर के रूप में अपना चुके हैं। यानी नेपाल में जेन ज़ी के गुस्से की वजह सिर्फ उनका सोशल मीडिया प्रेम नहीं और अभिव्यक्ति की आजादी की मांग नहीं, बल्कि रोजी रोटी का जरिया खत्म होना भी है। साथ ही ये नेपाल के हालात पर लोगों के अंदर भरे गुस्से को दिखाता है, जो एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहा था। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के पीछे सिर्फ टेक्निकल वजह नहीं है, इसके पीछे युवाओं की नाराजगी और सरकार से मोहभंग की एक बड़ी कहानी छुपी है। पहला कारण है परिवारवाद। जेन ज़ी पहले से ही भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से निराश थी। ऊपर से नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, ब्रांडेड सामान और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नतीजा ये हुआ कि फिलीपींस और इंडोनेशिया की तरह नेपाल में भी नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ब्लॉक कर दिए तो युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मान लिया। दूसरा कारण है लगातार हो रहे घोटाले। नेपाल में पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। इन घोटालों ने युवाओं का गुस्सा और आक्रोश बढ़ा दिया। तीसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में पिछले 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा, दिसंबर 2022 में प्रचंड और जुलाई 2024 में ओली। लगातार बदलती सरकारों ने युवाओं के भरोसे को तोड़ दिया। चौथा कारण है बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। 2019 में बेरोजगारी दर 10.39% थी, अब 10.71% है। महंगाई दर 4.6% से बढ़कर 5.2% हो गई है। और सबसे बड़ी बात, देश की 20% आबादी के पास 56% संपत्ति है, यानी आर्थिक खाई लगातार गहरी होती जा रही है। पांचवा कारण बताया जा रहा है चीन की तरफ झुकाव और भारत से दूरी। ओली के सत्ता में आते ही नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ गया। पहले की सरकारों पर अमेरिकी दबाव ज्यादा था। सोशल मीडिया बैन के बीच भी सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। युवाओं को लगने लगा कि नेपाल अपनी संप्रभुता खो रहा है और बड़े देशों के हाथों मोहरा बन रहा है। वैसे देखा जाए तो अब तक जेन ज़ी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि युवा दिशाहीन है, उन्हें पता नहीं कि उनका लक्ष्य क्या है। लेकिन पिछले कुछ साल में इसी युवा पीढ़ी ने कई देशों में क्रांति की और वहां सत्ता पर कब्जा जमाए नेताओं को उखाड़ फेंका। याद कीजिए साल 2021-22 में श्रीलंका से आई तस्वीरें। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ जिसमें छात्रों यानी जेन ज़ी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग सड़कों पर निकले। सरकार ने प्रदर्शन को हल्के में लेते हुए लाठियां चलवा दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। प्रदर्शनकारी श्रीलंका की संसद में घुस गए और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को परिवार सहित देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ जेन ज़ी के लड़ाके सड़कों पर उतर गए। इनकी मांग सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर थी। शेख हसीना की सरकार इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने गोलियां बरसाईं, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। इसी तरह 2020 में थाईलैंड की चान सरकार के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई, क्योंकि चान पर तानाशाही के आरोप लग रहे थे। शुरू में तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही आंदोलन में जेन ज़ी की एंट्री हुई, चान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद थाईलैंड में चुनाव कराए गए। इन सारे आंदोलनों में एक चीज कॉमन है, वो है सोशल मीडिया, जिसने युवाओं को जोड़ा, संगठित किया और आंदोलन को आग की तरह फैला दिया। साफ है कि सोशल मीडिया कंपनियां अब इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वो किसी भी देश में सत्ता को चुनौती देने का जरिया बन सकती हैं। तो क्या सरकारों के लिए सोशल मीडिया खतरा बन सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें। सोचिए, आप सुबह सोकर उठें तो आपके फोन का इंटरनेट काम करना बंद कर दे, क्योंकि हम सबकी आदत होती है ना, उठते हैं सबसे पहले हम अपना फोन जरूर देखते हैं। दफ्तर पहुंचे तो वहां भी इंटरनेट बंद हो या बहुत स्लो हो। किसी को पेमेंट करनी हो तो वो भी ना कर पाए। मीटिंग के लिए वीडियो कॉलिंग काम ना करे, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारी तो आधे से ज्यादा जिंदगी ही इंटरनेट पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, परेशान होंगे। और जब आपको पता चले कि इंटरनेट स्लो इसलिए है क्योंकि ये कोई लोकल नेटवर्क फेलियर नहीं, बल्कि समंदर के नीचे एक बड़ी घटना हुई है, तो आप क्या करेंगे? विश्वास नहीं हो रहा? कर लीजिए, क्योंकि 7 सितंबर को खबर आई कि रेड सी यानी लाल सागर में बाब एल मांडेब के पास बिछी कई फाइबर ऑप्टिक केबल्स कट गईं, जो एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप इन सबको जोड़ती हैं। जैसे ही केबल्स कटी, भारत, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब की इंटरनेट स्पीड धीमी पड़ गई। कई देशों में ब्लैकआउट की खबरें आईं। ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लास, बैंकिंग, अस्पतालों की टेलीमेडिसिन, सब कुछ रुकने या अटकने की शिकायतें आने लगी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने माना कि उनके क्लाउड सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। बहुत से मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने यमन के हूती विद्रोहियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पिछले महीने इन्हीं हूतियों ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो वो इंटरनेट की नसें काट देंगे। अब सोचिए, गाजा में बमबारी जारी है। हूती विद्रोही पहले ही जहाजों पर मिसाइल से हमला कर चुके हैं और अब अचानक यही इलाका, यही समुद्री केबल और यही ब्लैकआउट हो जाता है। तो क्या ये महज एक संयोग है या वाकई हूतियों ने ही कोई ऑपरेशन किया है? हालांकि हूती विद्रोहियों ने ऐसा करने से इनकार किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये केबल्स क्यों और कैसे कटी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय है कि यह हादसा शिपिंग या समुद्री गतिविधि से हुआ है। कभी कभी बड़े जहाजों के एंकर गिरने या मछली पकड़ने के भारी जाल से केबल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस बार भी शुरुआती रिपोर्ट्स इसी तरह की कोई वजह बता रही हैं। केबल कटना एक समस्या है और उसे ठीक करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम, क्योंकि गहरे समंदर में सैकड़ों फीट नीचे इसकी रिपेयरिंग की प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले समुद्र के नीचे कटे हिस्से को ट्रेस करना, फिर स्पेशल रिपेयरिंग शिप भेजना, और कई बार इस काम में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तब तक बैकअप रूट्स या सैटेलाइट व्यवस्था से काम चलता है, लेकिन इंटरनेट स्पीड या बिजनेस सर्विसेज में गिरावट बनी रहती है। ये सवाल भी उठता है कि आखिर समंदर के नीचे ही केबल क्यों बिछाई जाती है? वजह साफ है, दुनिया का 95% इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल से जाता है। सैटेलाइट या लैंड बेस्ड ऑप्शंस महंगे, स्लो और सीमित हैं। सबसे तेज और सस्ता तरीका यही है।
लाल सागर इस पूरी व्यवस्था का चोक पॉइंट है। यहीं से एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है। यही वजह है कि टॉप टेक कंपनियां, सरकारें अब चिंता में हैं। क्या कोई ग्रुप या आर्म्ड रिबेल्स ऑर्गेनाइजेशन इस लाइफलाइन को बार बार टारगेट कर सकता है? आज का ये पूरा मामला टेक्नोलॉजी, राजनीति और ग्लोबल इकोनॉमी तीनों के लिए एक सतर्क करने वाली घंटी है। अंडरसी केबल्स डिजिटल वर्ल्ड की असली लाइफलाइंस हैं। आने वाले समय में ऐसे हादसे सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक जंग का हिस्सा बन सकते हैं। कितना बड़ा खतरा है ये, इसका अंदाजा इस बार की घटना से लग गया है। दुनिया की तेज रफ्तार इंटरनेट लाइफलाइन अब हल्की सी जंग या साजिश से भी स्लो या ठप की जा सकती है। भारत की 43 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री से लिए गए डेटा से पता चला है कि साल 2015 से साल 2019 के बीच देश में लगभग 7 लाख कैंसर के केस दर्ज हुए और 2 लाख मौतें हुई। महिलाओं में कैंसर ज्यादा पाया गया, लेकिन मौतें पुरुषों की ज्यादा हुई। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा है। कैंसर का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। लगता है मानो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। कल ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि रूस में ऐसी वैक्सीन बन गई है जो कैंसर को खत्म कर सकती है, जो कि उम्मीद की एक नई किरण है। लेकिन इसी बीच कैंसर को लेकर ICMR की एक रिपोर्ट आई है जो अलर्ट करने वाली है। चलिए इसके डेटा को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात संख्या की। तो ICMR की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2019 के बीच देश में 7,08,223 कैंसर केस दर्ज हुए और 2,06,457 मौतें हुई। इनमें भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के 2,38,085, सर्विक्स के 78,499 और ओवेरियन के 48,984 केस दर्ज हुए। जबकि पुरुषों में ओरल कैंसर के 1 लाख से ज्यादा, लंग कैंसर के 74,763 और प्रोस्टेट कैंसर के 49,998 केस दर्ज हुए। इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं में कैंसर के केस ज्यादा दर्ज हुए, लगभग 51%, लेकिन कैंसर से मरने वालों के आंकड़ों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लगभग 55%। इसका कारण यह हो सकता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर जैसे केस ज्यादातर मामलों में शुरुआती स्टेज पर पता चल जाते हैं, जिससे इलाज आसान हो जाता है। जबकि पुरुषों में ओरल, फेफड़े और लिवर कैंसर जैसी बीमारियां अक्सर देर से पकड़ में आती हैं, जिससे मौत की संभावना बढ़ जाती है। अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो नई रिपोर्ट बताती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कैंसर तेजी से फैल रहा है, खासकर केरल और असम में। स्टडी कहती है कि 50% से ज्यादा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 76 पुरुषों और 67 महिलाओं को कैंसर है। नॉर्थ ईस्ट के आइजॉल, ईस्ट खासी हिल्स, कामरूप शहरी, मिजोरम में कैंसर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। डेटा यह भी बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ईसोफेगस यानी खाने की नली का कैंसर ज्यादा पाया जा रहा है। मिजोरम में तो कैंसर का खतरा देश की औसत से लगभग 2 गुना पाया गया है। पुरुषों में लगभग 21% और महिलाओं में लगभग 19%। मेट्रो शहरों की बात करें तो दिल्ली में 1 लाख की आबादी पर 146 केस दर्ज हुए, जो दूसरे मेट्रो शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में भी पुरुषों में कैंसर के मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। हैदराबाद को ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल कहा जा सकता है। यहाँ महिलाओं की 1 लाख की आबादी पर 54 ब्रेस्ट कैंसर के केस पाए गए। इसके बाद है बेंगलुरु, जहां पर 1 लाख की आबादी पर 46 ब्रेस्ट कैंसर के केस दर्ज हुए। देश भर में ब्रेस्ट कैंसर जिन 6 रीजन्स में ज्यादा पाया गया, उनमें से 4 साउथ इंडिया में है, जिनमें चेन्नई और तिरुवनंतपुरम भी शामिल है। और अब ये जान लेते हैं कि देश में कौन से कैंसर ज्यादा पाए जा रहे हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कैंसर्स में लंग, माउथ और प्रोस्टेट कैंसर शामिल है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट, यूट्राइन, सर्विक्स और ओवेरियन कैंसर सबसे आम है। देश के किस हिस्से में कौन सा कैंसर फैल रहा है, इसके बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की आबोहवा का भी असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट कहती है
कि हर 100 में से 11 भारतीयों को कैंसर होने की संभावना है और 2025 तक इस बीमारी में करीब 12.8% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये खतरा सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों को नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले लोगों को भी है। कैंसर का खतरा बड़ा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि ये खतरा ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं। सेलिब्रिटीज की बात करें तो कैंसर की गिरफ्त में आने वालों की लिस्ट लंबी है। मशहूर एक्टर इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जंग हार गए। इलाज लंदन में चला, कीमोथेरेपी के 4 राउंड हुए, लेकिन जिंदगी बच नहीं सकी। 30 अप्रैल 2020 को जाने माने एक्टर ऋषि कपूर का ब्लड कैंसर से निधन हो गया। न्यूयॉर्क और मुंबई में उनका लंबा इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। साल 2017 में ब्लड कैंसर ने विनोद खन्ना को हमसे छीन लिया। राजेश खन्ना की ब्लैडर कैंसर से 2012 में मौत हो गई। फिरोज खान का 2009 में फेफड़ों के कैंसर से निधन हुआ। नरगिस दत्त का 51 साल की उम्र में 1981 में पैनक्रियाटिक कैंसर से निधन हुआ। साल 1996 में राजकुमार गले के कैंसर से दुनिया को अलविदा कह गए। हाल ही में प्रिया मराठे, टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस, सिर्फ 38 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार गई। इसके अलावा साल 2018 में पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री रहे अनंत कुमार को भी विदेश में कैंसर का इलाज करवाना पड़ा, लेकिन वो इसे मात नहीं दे सके। साल 2018 में उनका निधन हो गया। लेकिन कैंसर सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये जीत की भी कहानी है। युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक रेयर कैंसर मेडियास्टिनल सेमिनोमा से डायग्नोज किया गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पूरा इलाज कराया और 2012 में क्रिकेट में लौटे और आज यूवी कैन फाउंडेशन के जरिए दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। सोनाली बेंद्रे को जुलाई 2018 में स्पाइन में मेटास्टैटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। न्यूयॉर्क में इलाज कराया और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी भी साझा की। अब वो एक कैंसर सर्वाइवर के तौर पर जागरूकता फैला रही हैं। मशहूर मॉडल और एक्टर लीजा रे को साल 2009 में रेयर ब्लड कैंसर मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद 2010 में वो कैंसर फ्री हुई। फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु को ल्यूकीमिया हुआ था। डॉक्टर्स ने सिर्फ 2 महीने दिए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बताते हैं कि अस्पताल के बेड से उन्होंने फिल्म मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और वापसी की। मनीषा कोइराला को एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर हुआ। सर्जरी और कीमो के बाद ठीक हुई और अब कैंसर को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। संजय दत्त को 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान लंग कैंसर का पता चला। बाद में उन्होंने इलाज कराया और एक्टिंग में वापसी की। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को 20 साल पहले मुंह के कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन इस बात को उन्होंने झूठा साबित किया। 3 सर्जरी करवाने और लगातार इलाज के बाद वो इस बीमारी को हराने में सफल रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को 2006 में लिम्फोमा का पता चला। उन्होंने कीमोथेरेपी ली और इस बीमारी को मात दी। WHO कहता है कि करीब 50% कैंसर सही समय पर जांच, वैक्सीनेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल से रोके जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारी डाइट, आदतें और पर्यावरण कैंसर को बढ़ा रहे हैं। आजकल की हमारी डाइट, जिसमें जंक फूड, ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड खाना होता है, वो हमारे शरीर को हेल्दी नहीं बनाता, बल्कि कैंसर के खतरों को बढ़ाता है। कैंसर होना जिंदगी का अंत नहीं है, हम इसे हरा सकते हैं। समय पर जांच करवाकर, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब या कोई भी नशा छोड़कर, नियमित तौर पर कसरत, खेलकूद, योग और व्यायाम कर। लेकिन सबसे जरूरी है स्क्रीनिंग, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन मतलब बेटर प्रोटेक्शन। तो इसी वीकेंड करा लीजिए अपने सारे टेस्ट। अगर आपके बच्चे ने साल भर मेहनत करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी की हो और एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पता चले कि बिना एक आईडी कार्ड के वो परीक्षा दे ही नहीं सकता। जी हाँ, 2026 से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए अपार आईडी होना कंपलसरी कर दिया गया है। आखिर क्या है ये अपार आईडी और क्यों बन गई है ये छात्रों के लिए पासपोर्ट टू एग्जाम?
अगर आप स्टूडेंट या पेरेंट हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार के बाद अब अपार, जिसे शिक्षा का वन नेशन वन आईडी मॉडल कहा जा रहा है। देश के नागरिकों को आधार से पहचान देने के बाद अब देश के छात्रों को अपार की पहचान दी जा रही है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस पहचान का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इतना जरूरी कि अपार आईडी के बिना कोई विद्यार्थी 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएगा। लेकिन है क्या ये अपार आईडी? क्यों ये जरूरी है? ये जानने से पहले आपको सीबीएसई की सबसे जरूरी गाइडलाइंस के बारे में बता देती हूँ। सीबीएसई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्कूल को बोर्ड परीक्षा के लिए अपने छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी जमा करनी होती है। इस डेटा का इस्तेमाल बोर्ड एडमिट कार्ड बनाने और परीक्षा की तैयारी के लिए करता है। इस बार बोर्ड ने तय किया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी सीधे अपार आईडी से लिंक होगी। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक एलओसी जमा करें। वहीं 3 से 11 अक्टूबर 2025 तक देरी से जमा करने वालों को लेट फीस के साथ ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोर्ड ने साफ कहा है कि एलओसी और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख एक ही होगी, यानी फॉर्म और फीस दोनों समय पर जमा करना जरूरी है। अब सवाल उठता है, आखिर ये अपार आईडी है क्या, क्यों ये इतना जरूरी है और ये कैसे बनेगी? तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक 12 अंकों की यूनिक डिजिटल आईडी है जिसे सरकार ने 2023 में शुरू किया था। इसे वन नेशन वन आईडी फॉर स्टूडेंट्स कहा गया है। इस कार्ड में एक छात्र की शुरू से लेकर आखिर तक पूरी एकेडमिक जर्नी डिजिटल तरीके से सेव रहती है। मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स, यहाँ तक कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसमें दर्ज होंगी। मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है और बाद में बेंगलुरु चला जाता है तो उसकी सारी जानकारी अपार आईडी में पहले से मौजूद रहेगी। अब आपको इसके फायदे समझाती हूँ। ये न केवल ट्रांसपेरेंसी लाएगा बल्कि रिजल्ट और एडमिशन से जुड़ी गड़बड़ियों को भी खत्म करेगा। इस आईडी से छात्र को कभी मार्कशीट खोने की टेंशन नहीं रहेगी। कहीं भी एडमिशन के लिए बार बार सर्टिफिकेट्स ले जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि स्कॉलरशिप और अवार्ड्स का रिकॉर्ड भी डिजिटल रहेगा, यानी छात्र की पूरी एकेडमिक जर्नी एक कार्ड से ट्रैक हो सकेगी। सीबीएसई का मानना है कि ये कदम शिक्षा को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा और भविष्य में नौकरी और एडमिशन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अब आप ये पूछेंगे कि अपार आईडी बनेगी कैसे? इसके लिए आधार कार्ड और डिजी लॉकर अकाउंट होना जरूरी है। डिजी लॉकर अकाउंट आप मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हर स्कूल छात्रों के पेरेंट्स से कॉन्सेंट फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आधार डिटेल्स दी जाएंगी और फिर स्कूल के जरिए अपार आईडी जनरेट होगी। एक बार अपार आईडी बन गई तो छात्र अपने डिजी लॉकर से इसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद भी अपार आईडी बनवाना चाहता है तो घर बैठे डिजी लॉकर या सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपार की वेबसाइट पर जाना होगा जो हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहाँ रिसोर्सेज सेक्शन में जाकर अपार पेरेंटल कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसमें सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को उस स्कूल में जमा करना होगा जहां बच्चा पढ़ाई करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या सभी बच्चों को इसका फायदा मिल पाएगा? ग्रामीण इलाकों या गरीब परिवारों तक इसकी पहुंच कितनी होगी? क्या हर छात्र डिजी लॉकर और आधार आधारित सिस्टम तक सहजता से पहुंच पाएगा? यहाँ सरकार और स्कूलों को जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं गरीब बच्चों के लिए एक इनफॉर्मल स्कूल चलाती हूँ और उन बच्चों का दाखिला हम मेन स्ट्रीम स्कूल में करवाते हैं। मेरी चिंता यह है कि गरीब बच्चों के स्कूलों तक ये सारी जानकारी कैसे पहुंच रही है, पहुंच भी रही है या नहीं। कई बच्चों के माता पिता के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनका अपार आईडी कैसे बनेगा? उम्मीद है कि सीबीएसई ने इन बच्चों के बारे में भी सोचा होगा, क्योंकि अपार आईडी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। जिनके पास ये आईडी होगी वही भविष्य की परीक्षाओं और अवसरों का हिस्सा बन पाएंगे। और कोई गरीब बच्चा अगर ये आईडी ना होने की वजह से परीक्षा ना दे पाए तो उस सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक खूबसूरत और जरूरी बात बताती चलूं। प्रेम सकल श्रुतिसार है, प्रेम सकल स्मृति मूल, प्रेम पुराण प्रमाण है,
को न प्रेम के तूल। प्रेम पर ये खूबसूरत पंक्तियां लिखने वाले, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाने वाले कवि, लेखक, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आज ही के दिन यानी 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी गजलों के लिए रसा उपनाम का प्रयोग किया था। कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिए।